कभी कभी एक माँ की चुप्पी पूरी दुनिया का शोर दबा देती है। यह कहानी है रुक्मिणी बाई की, एक ऐसी माँ की जिसने जिंदगी की हर चोट मुस्कुराकर सही, लेकिन जब उसकी इज्जत पर वार हुआ तो उसकी बेटियां बन गईं। उसका न्याय, उसकी आवाज और उसका गर्व। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हर उस माँ की कहानी है जो चुप रहकर भी सबसे मजबूत होती है। बाजार की पुरानी गलियों पर सूरज की किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं। पत्थरों पर सुनहरी रोशनी का एक हल्का जादू बिखरा था। गली के एक कोने में पीपल के पेड़ के नीचे रुक्मिणी बाई अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थीं। टोकरियों में भुनी हुई मकई के ताजा दाने थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रुक्मिणी का चेहरा उम्र की लकीरों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गर्व की। गर्व अपनी दो बेटियों पर, जिन्हें उसने अकेले अपने हाथों से पाला था। बड़ी बेटी मीरा राठौड़ भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थी। छोटी बेटी काव्या राठौड़ इसी राज्य की पुलिस अधीक्षक यानी एसपी थी। जब भी कोई रुक्मिणी से पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो वह गर्व से सीना चौड़ाकर कहती, एक आसमान की रखवाली करती है और दूसरी जमीन पर कानून की। पर अपने इस गर्व के बीच रुक्मिणी के भीतर एक छोटी सी सादगी अब भी जिंदा थी। वह अब भी कभी कभी उसी पुराने बाजार में टोकरी लेकर बैठ जाती थी, ताकि लोगों से बातें कर सके, अपनी पहचान महसूस कर सके। पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती थी कि वह अब भी सड़क पर मकई बेचती है। वह चाहती थी कि उनकी बेटियां सिर्फ अपने फर्ज पर ध्यान दें, ना कि उसकी मेहनत पर। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। गली में ठेले वालों की आवाजें, बच्चों की हंसी और दुकानों से उठती मसालों की खुशबू। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, बुलेट मोटरसाइकिल का शोर। एक इंस्पेक्टर विकास शर्मा अपनी बुलेट पर आया। उसने गाड़ी किनारे रोकी और सीधा रुक्मिणी की टोकरी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे टोकरी से एक भुना हुआ मकई उठाया और मुंह में डाल लिया। कुछ पल चबाने के बाद उसने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, ये क्या बेच रही है तू? बिल्कुल बेस्वाद है। रुक्मिणी झिझक कर बोली, साहब मकई ताजा भुनी है, आप चाहें तो तोल दूं। विकास ने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ देख पैकेट। रुक्मिणी ने कांपते हाथों से मकई तोली और थैली में रखकर आगे बढ़ा दी। विकास ने फिर से एक दाना उठाया, मुंह में डाला और ताना मारते हुए बोला, झूठ बोलती है, तेरी मकई में जरा सी मिठास नहीं है, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। और सुन, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाई हूँ, कुछ तो पैसे दे दीजिए। पर विकास का पारा चढ़ गया। वह झुका, पूरी टोकरी उठाई और जोर से सड़क के पार फेंक दी। टोकरियां पलट गईं। भुने हुए मकई के दाने सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले गए, कुछ नालियों में बह गए। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी मेहनत और इज्जत दोनों सड़क पर रौंद दिए गए थे। आसपास लोग जमा थे, कुछ बुदबुदा रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। विकास ने मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। छत पर खड़ा एक नौजवान अर्जुन ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह रुक्मिणी को बचपन से जानता था। उसने रिकॉर्डिंग रोककर तुरंत अपनी बचपन की दीदी मीरा राठौड़ को व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दिया। साथ में लिखा, दीदी देखिए आपकी माँ के साथ आज क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर सर्द पहाड़ों की चौकी पर मीरा अपनी राइफल साफ कर रही थी। फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से वीडियो आया। उसने वीडियो चलाया और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उसका चेहरा लाल पड़ता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। जब उसने देखा कि कोई वर्दी वाला उसकी माँ की टोकरी सड़क पर फेंक रहा है तो उसके हाथ कांप उठे। जिस माँ ने उसे और उसकी बहन को पाला पोसा वो आज सड़क पर रो रही थी। मीरा ने तुरंत वीडियो काव्या को भेजा और फोन मिलाया। काव्या उस समय ऑफिस में मीटिंग ले रही थी। बहन का नाम देखते ही उसने फोन उठाया। हाँ दीदी सब ठीक है। मीरा की आवाज भारी और टूटती हुई थी। वीडियो देख अभी। काव्या ने फोन पर वीडियो खोला। देखते ही उसकी सांस रुक गई। वो माँ जिसकी इज्जत उसके लिए सब कुछ थी, वो माँ जो दूसरों के बच्चों के लिए दुआ मांगती थी, आज खुद जमीन पर टूट चुकी थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। वो जानती थी उसे भावनाओं से नहीं न्याय से जवाब देना है। उसने मीरा से कहा, दीदी अब ये मेरा मामला है, मैं इसे कानून के रास्ते से निपटाऊंगी। मीरा ने गुस्से में कहा, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूँ, उसे सजा मैं दूंगी। काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं दीदी आप वहीं रहिए, सरहद पर आपकी जरूरत है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी कानून के दम पर। मीरा चुप रही। उसे अपनी बहन के स्वर में वही आग सुनाई दी जो कभी उसके अपने दिल में जली थी। अगले दिन सुबह काव्या ने अपनी वर्दी उतारी, नीले रंग का साधारण सलवार सूट पहना और बिना किसी सरकारी गाड़ी के एक ऑटो से कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वही था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर विकास शर्मा अपने साथी श्याम के साथ चाय पीते हुए हंस रहा था। काव्या आगे बढ़ी और बोली, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। श्याम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, किसके खिलाफ? काव्या ने कहा, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने मेरी माँ की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। विकास चौकन्ना हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, नाम क्या है तेरा? काव्या उसने धीमे स्वर में कहा, मैं उसी औरत की बेटी हूँ। विकास और श्याम दोनों जोर से हंसे। अरे तू उसी बुढ़िया की बेटी है? तो क्या हुआ, सड़क
पर फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी। काव्या ने कहा, यह गैर कानूनी है, आपने वर्दी का दुरुपयोग किया है। श्याम गर्जा, ज्यादा कानून मत सिखा, निकल यहाँ से। काव्या चुप रही। उसने सिर्फ कहा, मैं एफआईआर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजे से आवाज आई, गेट खोलो, नेताजी आ रहे हैं। थाने में हलचल मच गई। ब्रजेश यादव, शहर का दबंग नेता, सफेद सफारी में आया। विकास और श्याम दोनों दौड़कर बाहर गए। ब्रजेश अंदर आया, मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों चौधरी, सब ठीक? पर जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। चेहरे पर पसीना चमक उठा। वह झुक गया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते मैडम, आप यहाँ? विकास और श्याम हक्के बक्के रह गए। ब्रजेश जैसा आदमी इस लड़की को मैडम क्यों कह रहा है? उसी वक्त थाने के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियों की आवाज आई। डीएसपी, एसपी और जिले के सारे बड़े अफसर थाने में दाखिल हुए। सभी जाकर काव्या के पीछे खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया। डीएसपी ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर विकास शर्मा और श्याम, आप जानते हैं आप किसके सामने खड़े हैं? ये हैं एसपी काव्या राठौड़। विकास और श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहा, तुम दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तुमने एक बुजुर्ग महिला का अपमान किया और कानून की मर्यादा तोड़ी। ब्रजेश ने कुछ कहने की कोशिश की। मैडम, गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। काव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये गलती नहीं, अपराध है और कानून अब तुम्हें सिखाएगा कि सत्ता का मतलब क्या होता है। ब्रजेश चुप हो गया, पर उसकी आंखों में अब घृणा और बदले की आग थी। रात को जब काव्या घर पर थी, उसके निजी फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ मशीन जैसी भारी आवाजें थी। एसपी साहिबा, खेल तो अब शुरू हुआ है। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे। कॉल कट गया। काव्या ने गहरी सांस ली। वह समझ चुकी थी, ब्रजेश यादव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और सच में अगली सुबह तूफान आ ही गया। 3 पुलिस गाड़ियां बाजार पहुंची। रुक्मिणी की टोकरी को तलाशी के नाम पर उलट दिया गया। नीचे से भूरे पैकेट निकले। नशीले पदार्थ। पल भर में भीड़ जमा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, एसपी की माँ ड्रग्स बेचती है, रुक्मिणी रोते हुए बोली। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने रखा है। पर किसी ने नहीं सुना। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई, एसपी की माँ नशीले पदार्थ के केस में गिरफ्तार। यह था ब्रजेश यादव का मास्टर स्ट्रोक। अब काव्या एक दोराहे पर थी। अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग करती तो पद का दुरुपयोग कहलाता, और अगर चुप रहती तो उसकी माँ जेल में सड़ती। मीरा का फोन आया, बहन मैं आ रही हूँ, उसे छोड़ूंगी नहीं। काव्या ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं दीदी, अगर हम भी गैर कानूनी रास्ता अपनाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। मैं कानून के भीतर रहकर लड़ूंगी और जीतूंगी। अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा हॉल कैमरों से भरा था। काव्या ने माइक संभाला और कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या किसी अफसर की माँ। मैं इस केस की जांच से स्वयं को अलग करती हूँ ताकि जांच पर कोई सवाल न उठे। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, सच अपने आप सामने आएगा। उसकी बात सुनकर शहर थम गया। लोगों ने पहली बार देखा कानून की असली ताकत क्या होती है। लेकिन काव्या रुकी नहीं। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, मुझे उस दिन की हर हरकत जाननी है। किसने टोकरी में हाथ लगाया, कौन वहाँ नया था, हर छोटी बड़ी बात। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को सुराग मिला। एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखा जो रुक्मिणी की टोकरी में कुछ रख रहा था। वो चेहरा साफ नहीं था, पर उसका चाल ढाल विकास जैसा था। काव्या ने तुरंत एसपी को बताया। पुलिस ने एक जाल बिछाया, अफवाह फैलाई, सीसीटीवी में अपराधी का चेहरा आ गया है। ब्रजेश घबरा गया। उसने विकास को फोन किया, उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए, कुछ करो। पर कॉल पुलिस सर्विलांस पर था। विकास और उसका साथी जैसे ही गवाह को ठिकाने लगाने पहुंचे, काव्या और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों ने कबूल किया, हमने सब ब्रजेश के कहने पर किया। अगले ही दिन सुबह ब्रजेश अपने बंगले में चाय पी रहा था, तभी दरवाजा खटखटाया गया। सामने काव्या खड़ी थी, एसपी की वर्दी में। खेल खत्म। ब्रजेश यादव, उसने ठंडी आवाज में कहा। एसपी ने आगे बढ़कर कहा, आपके फोन की रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें आपने अपराध का निर्देश दिया है। ब्रजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका राजनीतिक साम्राज्य उसी पल ढह गया। उसे हथकड़ी पहनाई गई। शाम को रुक्मिणी जेल से रिहा हुई। बाहर काव्या और मीरा खड़ी थीं। माँ बेटियां गले लगकर रो पड़ी। काव्या बोली, अब आपको मकई बेचने की जरूरत नहीं माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। रुक्मिणी मुस्कुराई और बरसों बाद उनकी आंखों में सुकून था। सूरज डूब चुका था। जेल के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी की हेडलाइट्स रुक्मिणी बाई के चेहरे पर पड़ रही थीं। आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं सुकून भी था। वो आजाद थीं और उनकी दोनों बेटियां उनके सामने खड़ी थीं। काव्या ने धीरे से कहा, चलो माँ, अब घर चलते हैं। रुक्मिणी ने बेटियों को देखा और पल भर के लिए वही पुराने दिन याद आए जब दोनों मिट्टी में खेलती थीं और वह झोला उठाकर सब्जी बेचने निकलती थीं। वो दिन जब घर में गरीबी थी पर इज्जत कभी नहीं टूटी थी। आज वही इज्जत सालों बाद उनकी बेटियों ने लौटा दी थी। लेकिन इस जीत की रोशनी के पीछे एक लंबी छाया थी। ब्रजेश यादव, वो जेल में नहीं था, पर उसकी नजरें हर जगह थीं। उसका प्रभाव, उसकी पहुंच और उसकी राजनीति अब भी खत्म नहीं हुई थी। साजिश का नया दौर। कुछ हफ्तों बाद शहर की हवा थोड़ी हल्की महसूस होने लगी। लोग अब एसपी काव्या राठौड़ की ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। बाजार में रुक्मिणी बाई को अब अम्मा जी कहकर सम्मान से बुलाया जाता था।
मकई की खुशबू फिर से गलियों में लौट आई थी। पर जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा, रात के अंधेरे में किसी ने एक वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में दिखाया गया था एसपी काव्या राठौड़ ने अपनी मां को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की। वीडियो झूठा था पर बहुत चालाकी से एडिट किया गया था। हर फ्रेम इतना असली लगता कि कोई भी धोखा खा जाए। ब्रजेश यादव के लोगों ने ये वीडियो वायरल किया था। अगले ही दिन सुबह से सोशल मीडिया पर यू करप्ट एसपी ट्रेंड करने लगा। मीडिया चैनल जो कल तक काव्या की तारीफ कर रहे थे, आज वही सवाल उठा रहे थे, क्या कानून से ऊपर भी कोई हो सकता है? सम्मान पर फिर से चोट। काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, एक के बाद एक कॉल, मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रालय से और मीडिया से। वो चुपचाप सब सुनती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे पता है ये किसका काम है। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, साइबर सेल को लगाओ, पता लगाओ ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है। डीएसपी चौहान ने रिपोर्ट देखी और कहा, मैडम सर्वर विदेश का है, बहुत प्रोफेशनल काम किया गया है। काव्या ने गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी ब्रजेश अब जेल में नहीं, लेकिन उसके आदमी अब भी आजाद हैं। अब उसके पास सिर्फ एक हथियार बचा था, सत्य। सच्चाई की तलाश। अगले 3 दिन काव्या ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। वो हर एक फ्रेम, हर एक आवाज, हर एडिट और हर टाइमिंग को ध्यान से देखती रही। फिर उसकी नजर एक छोटी सी बात पर अटक गई। वीडियो के एक शॉट में उसकी वर्दी पर एसपी की पट्टी उलटी लगी थी। वो मुस्कुराई। जिसने ये वीडियो बनाया है उसे असली व्यवस्था की जानकारी ही नहीं थी। वो बोली, यही गलती उसकी हार बनेगी। छिपे हुए दुश्मन। काव्या ने अर्जुन को बुलाया। मुझे फिर तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। अर्जुन बोला, दीदी जैसा आप कहें। काव्या ने कहा, मुझे उन लोगों का पता लगाना है जो ब्रजेश के सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं। जो भी नया अकाउंट बना है पिछले हफ्ते में, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करो। अर्जुन ने पूरी रात मेहनत की। सुबह उसने जो जानकारी दी उसने सब कुछ बदल दिया। एक नाम सामने आया, रवि ठाकुर, ब्रजेश यादव का पुराना पीए। काव्या ने तुरंत साइबर टीम को रवि के घर भेजा। वहां से जो मिला वो चौंकाने वाला था। एक हार्ड ड्राइव जिसमें वीडियो एडिट की पूरी फाइल मौजूद थी। अब सच्चाई उसके हाथ में थी। राजनीति बनाम न्याय। काव्या ने सबूत लेकर कोर्ट में केस दायर किया। मीडिया के सामने वो शांत आवाज में बोली, मैं अपने ऊपर लगे हर आरोप का सामना कानून के तहत करूंगी। पर सच्चाई वही है जो सबूत कहते हैं। उधर ब्रजेश यादव ने अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग किया। उसने कुछ बड़े अफसरों को पैसा और पद देकर काव्या के ट्रांसफर की सिफारिश कराई। और फिर एक शाम काव्या की टेबल पर एक कागज गिरा, ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। एसपी काव्या राठौड़ को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त किया जाता है। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। डीएसपी चौहान ने धीरे से कहा, मैडम आप अपील कर सकती हैं। काव्या ने सिर उठाया, नहीं चौहान साहब, अगर सच में कानून ताकतवर है तो मुझे यह साबित करना होगा कि बिना पद के भी इंसाफ हो सकता है। उसने अपनी वर्दी उतारी और धीरे से टेबल पर रख दी। माँ की चिंता। रात को जब वह घर पहुंची तो रुक्मिणी बाई दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में डर और चेहरे पर सवाल था। बिटिया सब ठीक है ना? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है माँ, बस थोड़ी सियासत चल रही है। माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटी, ईमानदार इंसान की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन तू पीछे मत हटना। काव्या की आंखें भर आईं। माँ जब आप साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। बिना वर्दी की लड़ाई। अब काव्या के पास न वर्दी थी न पद, लेकिन उसके पास एक चीज अब भी थी, जनता का भरोसा। अर्जुन ने सुझाव दिया, दीदी चलिए हम सोशल मीडिया पर सच्चाई खुद बताएं। काव्या ने कैमरे के सामने बैठकर कहा, मेरे खिलाफ जो वीडियो वायरल हुआ वो पूरी तरह झूठा है। मैं सबूतों के साथ सच्चाई पेश करूंगी, पर यह लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकती। हर उस इंसान को मेरे साथ खड़ा होना होगा जिसे कभी झूठे आरोपों ने तोड़ा है। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उसकी बात पर भरोसा किया। धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ने लगा। ब्रजेश की चाल उलटी। ब्रजेश यादव गुस्से से लाल हो गया। इस लड़की को डर लगता ही नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, अगर जनता उसके साथ है तो जनता के बीच ही उसकी साख मिटाओ। अगले हफ्ते शहर में एक विशाल जलसा हुआ। ब्रजेश मंच पर खड़ा था। हजारों लोगों के बीच गर्व से बोला, देखो एक अधिकारी ने अपनी माँ के नाम पर सिस्टम को बदनाम किया। भीड़ में कुछ तालियां बजीं, कुछ लोग चुप रहे। तभी एक तेज आवाज आई, और तूने सिस्टम को बेचा था। वो आवाज थी अर्जुन की। उसने भीड़ के बीच मोबाइल से लाइव वीडियो चालू किया और उसी वक्त साइबर टीम ने ब्रजेश की असली कॉल रिकॉर्डिंग प्रोजेक्टर पर चला दी। उस रिकॉर्डिंग में ब्रजेश खुद कह रहा था, वो वीडियो एडिट कर दो, लोगों को यकीन होना चाहिए। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोगों की तालियां गूंज उठी। ब्रजेश का चेहरा उतर गया। वो मंच पर ही हक्का बक्का रह गया। अंत का आरंभ अगले ही दिन राज्य सरकार ने जांच आयोग गठित किया। काव्या को दोबारा एसपी पद पर बहाल किया गया। ब्रजेश यादव और उसके सभी साथी गिरफ्तार किए गए। जब काव्या फिर से अपने ऑफिस पहुंची तो पूरा स्टाफ खड़ा होकर ताली बजा रहा था। डीएसपी चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम स्वागत है आपका, एक सच्चे अधिकारी का। काव्या मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद चौहान साहब, पर ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जो इज्जत से जीना चाहती है। नहीं। सुबह कुछ महीनों बाद बाजार की वही गली फिर से सुनहरी धूप में नहा रही थी। रुक्मिणी बाई अब मकई नहीं बेचती थी। उनकी बेटियों ने उनके नाम से एक छोटा सा स्टॉल खुलवाया था, माँ की मकई, ईमानदारी का स्वाद। लोग वहाँ सिर्फ मकई खाने नहीं बल्कि उस नाम का सम्मान करने आते थे। रुक्मिणी
रुक्मिणी बाई जब दुकान पर बैठती तो उनके पीछे एक तस्वीर टंगी होती, काव्या और मीरा की वर्दी में मुस्कुराती तस्वीर। तस्वीर के नीचे लिखा होता, इज्जत बिकती नहीं, कमाई जाती है। अंतिम संदेश काव्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे समाज में माँ का सम्मान सबसे पवित्र है। अगर कोई उस पर वार करता है तो सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरा कानून जवाब देगा। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटियां मेरी ढाल हैं, अब मैं किसी से नहीं डरती। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, बाजार का शोर, मकई की खुशबू और सूरज की सुनहरी किरणें जैसे कह रही हूँ, न्याय देर से सही पर आता जरूर है। समाप्त। यह कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको काव्या का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं रहेंगे। सरंगवर्स, धन्यवाद।